आज हम विवाह के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले वाले भाग में हमने विवाह का वर्णन किया था। विवाह के नक्षत्र, अवखड़ा चक्र, वर वधू विलापक सारणी, 10 दोष और उनके परिहार, लग्न शोधन, नामाक्षर से लग्न शोधन कैसे करना है और किस तरह से उन्हें शादी को छांटना है, शादी को छांटना भी है। तो इसके अलावा विवाह के 10 दोष कौन कौन से हैं उनमें हम देखते हैं। जो विवाह में 10 दोष पैदा हो सकते हैं या नक्षत्रों की, ग्रहों की वजह से वो हो ही जाते हैं। तो पहले में है लता दोष, दूसरे में पात दोष, तीसरा युति दोष, चौथा वेद दोष, पाँचवा यामित्र, छठा वाण, सातवां एकार्गल और आठवां उपग्रह, नवा कांतिसाम्य और 10वां दग्धातिथि। तो इनको ये हमने एक बार नोट किए और एक बार हम इनको पत्रा से भी देख सकते हैं जो पंचांग रहते हैं हमारे पास दिए हुए। तो इसमें आप देखिए कि लता दोष के लिए क्या कहा है इन्होंने कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनिश्चर जिस नक्षत्र में हों क्रम से उनसे अगले 12, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 वे नक्षत्र को लता से दूषित कर देते हैं। तो सूर्य से 12वां नक्षत्र है ना, वो जो भी आएगा वो लता दोष से युक्त होगा। चंद्रमा से 22वां, मंगल से 3रा, बुध से 7वां, बृहस्पति से 6ठा, शुक्र से 5वां, शनि से 8वां, राहु से 9वां। और इनके देख रहे हैं पृष्ठ और मृत्यु, ये वो भी पता पड़ रहा है ना कि इनसे जो हानियाँ क्या क्या संभव हैं। जैसे इसमें बदिया धरनाश है, भय है, मृत्यु है, इसमें भय है, बंधुनाश है, कारनाश। तो इनको इस तरह से हम देख सकते हैं। दूसरा आता है पात दोष। पात दोष में आप देखें साध्य, हर्षण, शूल, गंड, वैद्रत और व्यतिपात, इन योगों का अंत जिन नक्षत्रों में होता है वे पात दोष से युक्त माने जाते हैं। जैसे उन्होंने रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फागुनी, उत्तर भाद्रपद, रेवती ये नक्षत्र हैं, है ना। सूर्याधिष्ठित नक्षत्र हैं ये, ठीक है ना। इसमें सूर्य है। तो उसके आगे देखेंगे आद्रा में, पुनर्वसु में, शतभिषा में, पूर्वाषाढ़ा में, पूर्व फागुनी में, चित्रा में और मूल में। इनमें क्रम से अगर ये वाले योग आ जाते हैं, है ना, अंत में जिन नक्षत्रों में ये योग आ जाते हैं तो ये पात दोष से युक्त हो जाते हैं। अब युति दोष क्या होता है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे। युति दोष, जब विवाह के नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो उसे ग्रह की युति युक्त दोष माना जाता है। मतलब जो विवाह का नक्षत्र पड़ रहा है उसमें अगर कोई ग्रह आ गया, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में विवाह पड़ रहा है या श्लेषा में ये आपका उत्तर फागुनी में या पूर्व फागुनी में पड़ रहा है, तो इसमें अगर उसमें कोई नक्षत्र आ गया तो वो युति दोष से युक्त माना जाएगा। ग्रहों की विवाह नक्षत्र में युति धन नाशक, मृत्युदायक और भयप्रद कही गई है। विशेषतः शुक्र की युति वर्जित है। चंद्र यदि स्वक्षेत्री, मित्र ग्रही या उच्च का हो तो युति दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि उल्टा वो शुभ कहा जाएगा। अब इसी को आगे देख लीजिए। इसमें वेद दोष क्या होता है। वेद दोष में अगर हम देखें पंचशला का एक चक्र बनाते हैं, तो जिस विवाह के नक्षत्र के सम्मुख नक्षत्र में कोई ग्रह पड़े तो वेद दोष माना जाता है। शुभ ग्रह के वेद को स्वल्प और पाप ग्रह के वेद को अधिक दोष माना जाता है। मतलब इसका भी अंतर हमने करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें रोहिणी सामने अश्विनी पड़ेगा, है ना, पड़ सकता है। मृगशिरा के सामने उत्तराषाढ़ा, ये मघा के सामने श्रवण, उत्तर फागुन के सामने रेवती, हस्त के सामने उत्तर भाद्रपद। तो ये एक लिस्ट बनी हुई है। इसके हिसाब से अगर विवाह नक्षत्र के सामने ये नक्षत्र आ जाएं, इनमें से कोई भी विवाह नक्षत्र नहीं माने जाएंगे, ऊपर वाले कोई भी हो सकता है इनमें से, है ना। चाहे जैसे मैं बताता, रोहिणी हो सकता है, मृगशिरा हो सकता है, मघा हो सकता है, उत्तर फागुनी, हस्त, तो इनमें से कोई भी नक्षत्र हो सकता है। इनमें से चित्रा नक्षत्र, ये विशाखा नक्षत्र, तो ये वेद नक्षत्र हैं, है ना। ये विवाह के नक्षत्र हैं, ये वेद नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्र से वेद माना जाएगा। और वेद जो है वो उनसे क्या होता है, उनसे वेद का शादी में बाधा कारक माने जाते हैं। अब हम चलते हैं यामित्र दोष क्या होता है।
विवाह लग्न या चंद्र से सप्तम में, मतलब दोनों में बताया ना, विवाह लग्न या चंद्र से सप्तम में कोई ग्रह हो तो यामित्र दोष होता है। सप्तम मतलब खाली बताना चाहिए कि सप्तम जो भाव है उसे खाली मिले तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और जितनी भी हमारी पत्राओं में या जो हमारे जिन बुक्स में ये दोष जो लग्न छांटी जाती है वो लग्न यही ध्यान में रखे छांटी जाती है, उसमें लिखा भी होता है। तो ज़्यादातर 7वें घर को वो कोई भी ग्रह उसमें नहीं होता है। लग्न और समस्त ग्रह का अंतर ठीक 6 राशि अंश कलाद तक हो तो पूर्ण यामित्र दोष, अन्यथा अल्प दोष। मतलब अगर मान लो डिग्रीज का अंतर आता है प्रथम और सप्तम राशि में कि उसका ग्रह उस राशि में इसका ग्रह इतने डिग्री पर, तो स्वल्प हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा ग्रह है, जैसे यहाँ पर अगर 10 डिग्री है तो यहाँ भी 10 डिग्री पर आ जाए तो ज़्यादा माना जाएगा। यामित्र दोष हो गया। अब यामित्र दोष में देखिए रोहिणी के सामने अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, ये क्या है, ये देखिए विवाह नक्षत्र हैं और ये ग्रह नक्षत्र हैं। विवाह नक्षत्र अगर इनमें पड़ेगा तो ये यामित्र दोष हो जाएगा। अब बाण के बारे में बात करते हैं। किसी राशि के सूर्य के स्पष्ट के भुक्तांश में 8, 17 और 26 हों, है ना, तो रोगबाण, 2, 11 और 20 हो और 29 हो तो अग्निबाण, 4, 13, 22 हो तो राजबाण और 6, 15, 24 हो तो चोरबाण और 1, 10, 19 और 28 हो तो मृत्युबाण का दोष माना जाता है। विवाह में मृत्यु बाण, यात्रा में चोरबाण, सेवा कर्म में नौकरी करने में राजबाण और गृहारंभ में अग्निबाण और उपनयन में रोगबाण त्याज्य हैं। शादी में भी मृत्युबाण का ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए उसको त्याज्य मानना पड़ता। एकारगल, विवाह के दिन विषकुंभ, वज्र, परिग, अतिगंड, शूल, व्याघात, वैधृत और व्यतिपात अगर योग बनते हैं, इनमें से कोई योग हो तथा सूर्य नक्षत्र में इसमें अभिजित के सहित गणना करें। चंद्र विषम नक्षत्र में हो तो एकारगल दोष होता है। उपग्रह दोष क्या होता है? विवाह के दिन सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा 5, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 22 और 23, 24, 25वें नक्षत्र में हो। किससे? विवाह दिन के सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र, इन नक्षत्रों में चंद्रमा पड़ जाए, ये तो बताए हैं अभी आपके सामने। तो जैसे कौन कौन से बताए थे? 5, 7, 8, 5 से मतलब कौन सी राशि होगी? कोई भी मतलब नक्षत्र से राशि तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो साफ बता रहा है कि वहाँ से आप नक्षत्र गिन लीजिए। अगर मान लीजिए 5 नक्षत्र, 10वें नक्षत्र, 9वें नक्षत्र पे 5, 6, 7, 8, 9, तो 5वें को पड़ेगा, 7 फिर उसके बाद 2, ऐसे करके इसमें ये दोष माना जाएगा। कुरु और वाहक क्षेत्र में विशेष तो दोष हुआ है। अब आता है क्रांतिशाम। क्रांतिशाम क्या होता है? जब मेष और सिंह, वृषभ और मकर, मिथुन और धनु, कर्क और वृश्चिक, कन्या और मीन, तुला और कुंभ, इन दोनों राशियों में से एक पर सूर्य तथा दूसरी पर चंद्र हो तो क्रांतिशाम में दोष होता है। यह स्थूल क्रांतिशाम में है, सूक्ष्म क्रांतिशाम ही सर्वत्र वर्जित माना गया है। अच्छा, अब आगे चलें। दग्धा तिथि क्या होती है? जब सूर्य धनु, मीन, वृष कुंभ, मेष कर्क, मिथुन कन्या, सिंह वृश्चिक, तुला मकर, इन दोनों राशियों में से किसी राशि में सूर्य हो तो क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 तिथियाँ दग्ध मानी गई हों। उदाहरण से बताया उन्होंने, जैसे कहा था मेष या कर्क में क्या हो? सूर्य, है ना, तो क्या हो जाएगा? छठी। फिर वृषभ और कुंभ में हो तो चौथ जो राशि है, और ये मिथुन और कन्या में है तो अष्टमी, सिंह और वृश्चिक में तो 10वीं, तुला और मकर में है तो 12वीं। इस तरह से ये प्रथमा, द्वितीया, और ये तिथि कौन सी है? ये वाली कोई भी तिथि, मतलब ये उदाहरण बताया उन्होंने कि ये सूर्य की राशि और ये तिथि मानी जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ये 10 जो दोष हैं इनको हम जान सकते हैं, लेकिन ये सब धीरे धीरे आपको आएंगे, और एक बार आने से जो भी इसमें दिक्कतें आएंगी, और पहले भी हमने आपको समझाया था कि अवखड़ा और मेलापक चक्र को
देख करके ही चीज़ें आएंगी। और इसको हम एक बार इस तरह से पूरे में देखेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना चढ़न खादन्नप जीवमाना तदभागधेयम परमं पशूनाम। तो ये ज्ञान हमको पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ ले जाता है। तो ऐसे ज्ञान से युक्त हम सब बने और हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो, और ये ज्ञान भी हम मानवता के हित में प्रयोग करते रहें। ऐसा कहकर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।